गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये रिवीजन का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे। काफ़ी चीज़ें इससे पहले अपने इसमें वीडियोज़ में कवर हैं। जैसे इसमें सबसे पहले एवोगाड्रोस लॉ की तरफ बढ़ना चाहेंगे। एवोगाड्रोस लॉ क्या समझा रहा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा अपने पास एक एग्जांपल है। सपोज़ कर लीजिए, जैसा आपको पता ही है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, अगर कोई भी गैस 22.4 लीटर है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार है। तो इसमें देखा जाए ये 1 मोल स्पेशली अवेलेबल होगी वो गैस। कोई भी गैस अगर STP पर 22.4 लीटर है तो, और अगर 1 मोल कोई भी गैस है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उस गैस के अंदर अवेलेबल रहेंगे ये 6.022 10⁻23 इनका मॉलिक्यूल का नंबर आएगा, जो कि एक एवोगाड्रो नंबर जिसको हम लोग पहले से जानते हैं ये वैल्यू है। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि एवोगाड्रोस लॉ की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। कोई भी गैस हो, अगर 22.4 लीटर CO2 ले लिया जाए तो STP पर 1 मोल वैल्यू आएगी और 6.022 10⁻23 उसका नंबर आएगा। 22.4 लीटर ऑक्सीजन ले लो तो भी सेम कंडीशन आएगी। इसलिए एवोगाड्रो लॉ हर कंडीशन में अप्लीकेबल है। इसके आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे। थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ 9th में भी आप पहले से जानते हो। हम लोग एक रिवीजन में डालना चाह रहे हैं इसको। एटॉमिक मास सबको पता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट इज़ हैवियर देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के दो आइसोटोप हैं 12 और 14, तो कार्बन 12 को हम कंसिडर करेंगे। अब मान लीजिए कि सोडियम का एटॉमिक मास अगर हमें पता है 23 है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 1 सोडियम का एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो 23 टाइम्स हैवियर है। अगर हम मान लो ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक मास 16 है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज़ हैवियर देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये एटॉमिक मास है, एक कंपैरेटिव वैल्यू है जिसमें हम लोग कार्बन 12 को बेस मान करके कंपेयर करते हैं। इसलिए एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं आती। हम लोग अपने कह सकते हैं कि सुविधा के लिए AMU एटॉमिक मास यूनिट एक स्केल या सिंपली U यूनिफाइड मास टर्म लगाते हैं एटॉमिक मास के लिए। इसके आगे देखा जाए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे सबको पता है एवरेज एटॉमिक मास, आप सबको पता है जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं मैक्सिमम एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। अब अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप हैं तो हमें ये नहीं पता इसमें हो सकता है कौन सा उस आइसोटोप का कौन सा पार्ट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देख लिया जाए, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 35 है और ये नेचर के अंदर 75% अवेलेबल है। दूसरा क्लोरीन का एटॉमिक देखा जाए, इसका एटॉमिक मास 37 है और ये नेचर के अंदर 25% अवेलेबल है। तो जब हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं 35 मल्टीप्लाइड बाई 75 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 25, अब चूँकि एवरेज निकाला जा रहा है तो डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू जो अप्रॉक्स होती है ये 35.5 आती है। हम लोग कहीं पर भी क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास रखना होता है तो हम लोग 35.5 को पुट करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं। अब इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं। मॉलिक्यूलर मास आप सबको पहले से ही पता है, किसी भी मॉलिक्यूल के बनने में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम कर दिया जाए तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सबको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। चूँकि ऑक्सीजन के 2 एटम है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2, तो टोटल वैल्यू अगर आप यहाँ पर कंसिडर करोगे तो ये 44 आएगी। ऐसे ही देखा जाए आयनिक कंपाउंड अगर कोई हमारे पास होता है तो हम उसके लिए, चूँकि आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल तो है नहीं, इसलिए हम उसके लिए फार्मूला मास कंसिडर करते हैं, लेकिन तरीका मोलर मास जैसा ही है। जैसे मान लीजिए NaCl सबको पता आयनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला मास अगर हमें लिखना होता है
तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो हम यहाँ पर 23 ही कंसिडर करेंगे। और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 0.5, 8 और 5, ये 58.5 देखा जाए NaCl का फार्मूला मास आएगा। तो फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में केवल एक नया वर्ड हमने फार्मूला मास कंसिडर किया है। इसके आगे बढ़ना चाहेंगे। मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अपना है। देखा जाए किसी भी कह सकते हैं कि जगह पर हम लोग केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट लगाते ही रहेंगे, स्टेप स्टेप पर आता रहेगा। मोल स्पेशली देखा जाए यह है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, अदर पार्टिकल, कुछ भी हम ले सकते हैं, एज देयर आर एटम इन 0.012 किलोग्राम और 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप में अगर देखा जाए, अगर हम कार्बन 12 आइसोटोप का अगर हम 12 ग्राम अगर लेके चलेंगे तो ये वैल्यू देखा जाए इसकी 1 मोल आएगी। और 1 मोल अगर कोई वैल्यू आती है तब एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.022 10⁻23 इतने देखा जाए मॉलिक्यूल, एटम, आयन जो भी हम कंसीडर करके चलेंगे तो वो हम मोल में लेकर के चलेंगे। इतनी वैल्यू हमेशा आएगी। मतलब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लिया जाएगा, चाहे वह एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, तो उसमें उस एटम का, आयन का या मॉलिक्यूल का या उस पर्टिकुलर पार्टिकल का जो नंबर आएगा 6.022 10⁻23 आएगा, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आएगा। दूसरे नंबर पे देखा जाए, अगर कहीं पर हमें नंबर ऑफ मोल्स काउंट करना होता है, जो कि हम पहले से ही जानते हैं, अगर मास गिवन है और वो भी मास अगर ग्राम में गिवन है, तो अपान अगर एटम होता है तो हम उसके लिए एटॉमिक मास ले लेते हैं। अगर हमारा मॉलिक्यूल होता है तो उसके लिए हम मोलर मास कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए तरीके हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपने को नंबर ऑफ मोल निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और अपने को मॉलिक्यूल या एटम का नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ, अगर हमें एटम है तो एटम्स दे दिया जाए, एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। और आगे देखा जाए हम अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे 6.022 10⁻23, तो इससे क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल निकल करके हमारे सामने आ जाएगा। या कभी नंबर ऑफ मोल गिवन है और अपने को नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, तो हम इस नंबर ऑफ मोल को 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसी हमारी नीड होगी उस तरह से हम वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत केमिस्ट्री में काफ़ी स्टेप पर पड़ती रहेगी और हम इसको स्टेप स्टेप पर यूज करते रहेंगे। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन बड़ा सिंपल सा पार्ट है, जो कि परसेंटेज निकालना आप लोगों को पहले से ही पता है। द अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। अब किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज हमें निकालना होता है तो मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड अपान मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, मान लो अगर हम H2O ले लेते हैं। अब H2O में सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो है दोनों एटम का मास लिया जाए 2 आएगा और ऑक्सीजन का देखा जाए 16 आएगा, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 18। अगर हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो 2 तो इसके दोनों एटम का मास है और टोटल वैल्यू यहाँ पर देखो 18 है, और आगे मल्टीप्लाइड बाई 100 ले लेंगे। अगर हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर निकालना होता है तो ऑक्सीजन की देखिए 16 वैल्यू आएगी और टोटल H2O का मोलर मास 18 आ रहा है और मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फार्मूले का देखा जाए यूज़ करके हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आप पहले से ही कैलकुलेट करना जानते हो। इसके आगे देखो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसके पहले जो हमने वीडियो क्लास वाले बना रखे हैं उसमें ये एक एक दो क्वेश्चंस भी मैंने इसके कैलकुलेशन से रिलेटेड डाल रखे हैं। यहाँ पर तो एक रफ रिवीजन में इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपल मतलब क्या है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट अवेलेबल हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, वो रेशियो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रहता है ये रियल नंबर या एग्जैक्ट नंबर डिफरेंट टाइप एटम के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो उस कंपाउंड के अंदर अवेलेबल हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम मान लें ग्लूकोज की देखा जाए फार्मूला C6
H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब इसका अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा तो आपको दिख रहा है कि ये 6 है, तो ये 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला निकल करके आएगा ये CH2O आएगा, मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 का सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकल के आएगा, एग्जैक्ट नंबर कार्बन C6H12O6 है, तो इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और ये देखा जाए इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। किसी भी एलिमेंट के लिए ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम एसिटिक एसिड का फार्मूला लेकर चलें CH3COOH, अब आपको दिख रहा है कि इसमें कार्बन के 2, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये तो इसका देखा जाए, ये जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल करके आएगा C2H4O2। लेकिन आपको देखने से लग रहा है कि इसको हम अगर चाहें तो हम सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो CH2O, ये वैल्यू देखा जाए एम्पेरिकल फार्मूला है और ये वैल्यू इसकी जो निकल करके आएगी वो एग्जैक्ट नंबर चुकी है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके आगे देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में बड़ा अच्छा रिलेशन भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और N की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास ऑफ द कंपाउंड अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। इस सिंपल तरीके से हम N की वैल्यू निकाल लें। कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में N टाइम का रिलेशन आएगा। अब ये N की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, कोई न कोई एक इंटीजर पर्टिकुलरली निकल करके आएगी। स्टैइकोमेट्रिक तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ भी करते हैं अपनी केमिस्ट्री में। इट डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ मासेस, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम वॉल्यूम को भी ले सकते हैं, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर जो हम कैलकुलेशन करते हैं मास के बेसिस पर या वॉल्यूम के बेसिस पर, तो उसको हम स्टैइकोमेट्री में कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया CaCO3, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। अगर यहाँ पर मैं एक आपके सामने क्वेश्चन कर दूँ कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी, तो अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। इसके लिए हमें इस केमिकल फार्मूले को बैलेंस हमेशा लेना चाहिए। इसको बैलेंस केमिकल फार्मूले को हम हमेशा कंपेयर करेंगे, इसी के बेसिस पर हम यूज़ करेंगे। अब जैसे देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम का एटॉमिक मास देखिए 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 48, टोटल वैल्यू आ गई है देखिए 100। और CO2 देखा जाए यहाँ पर क्या बन रही है, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 मीन्स 44। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम आएगा। तो आप इसके आगे यूनिटरी मेथड लगा दीजिए कि 100 ग्राम CaCO3 गिव्स 44 ग्राम CO2। अब अगर 1 ग्राम लिया जाए तो 44 अपॉन 100, और हम लोगों ने ले रखा कितना 10 ग्राम, देखिए 44 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो आपने कैंसिल कर लिया और यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया। 4.4 ग्राम आपको CO2 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगी। तो अब इस सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमें इस स्टैइकोमेट्रिक रिलेशन की ज़रूरत पड़ी। तो हमेशा इक्वेशन बैलेंस लेना चाहिए, कभी हमें अनबैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, न तो लेना ही चाहिए। कभी भी कैलकुलेशन करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंसिडर करना है। इसके आगे छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने कुछ और भी हैं। जैसे कि देखा जाए हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये सिंपली क्या है, द रिएक्टेंट विच इज़ एंटायरली कंज्यूम व्हेन अ रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन। कोई भी रिएक्शन अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है तो उसमें जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर अपना प्रोडक्ट फार्मेशन डिसाइड होगा। अगर मान लिया जाए कि हम कोई इक्वेशन लेकर चलते हैं, देखो मान लो कि 2H2 प्लस O2 हमने ले लिया, बना क्या 2H2O। अगर यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बना रखे हैं। अगर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लेके चलें कि हाइड्रोजन का यहाँ पर 10 ग्राम लिया जाए और ऑक्सीजन का अगर हम मान लेते हैं 20 ग्राम लिया जाए, तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कितने ग्राम H2O बनेगा। तो
तो यहाँ पर पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रेशियो के हिसाब से, नीड के हिसाब से किसकी ज़रूरत यहाँ पर हमें है और कौन सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल पार्ट है। हाइड्रोजन का देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल अगर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो 1 मोल ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए और 2 मोल यहाँ पर देखिए वाटर का फॉर्मेशन होना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए हमने 2 से 2 इसका मोलर मास है हाइड्रोजन का, तो डिवाइड कर दिया तो देखिए ये वैल्यू 5 आ गई। और ऑक्सीजन के लिए देखा जाए डिवाइडेड बाई 32 कर देंगे तो ये देखा जाए नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का निकल करके। यहाँ पर ऑक्सीजन के डिवीज़न से देखा जाए 20 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे तो अप्रॉक्स ये वैल्यू हमारी 0.6 मोल के अप्रॉक्स से आएगी। अब आपको देखने से ही लग रहा है कि 2 मोल और 1 मोल का रिलेशन है, तब जाके H2O 2 मोल बनेगा। हमारे पास 5 मोल H2 का गिवन है और 0.6 मोल ऑक्सीजन का गिवन है। इक्वेशन को देखने से ही लग रहा है कि ऑक्सीजन हमने कम अमाउंट में ले रखा है नीड के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, इसलिए ऑक्सीजन लिमिटिंग है। तो अब ये ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कितना H2O बनेगा, ना कि हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का नंबर नीड के हिसाब से कम है तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग होगा। इसलिए किसी भी रिएक्शन में कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस एलिमेंट एज अ रिएक्टिव रिएजेंट, एज अ लिमिटिंग रिएजेंट वर्क कर सकता है। इसके आगे देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मोलैरिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। बड़ा सिंपल केस है। मोलैरिटी के लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ मोल हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं। और चूँकि पर लीटर से कंपेयर करना है इसलिए यहाँ पर देखा जाए वॉल्यूम हम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कभी कभी नंबर ऑफ मोल में मास गिवन होता है तो मास इन ग्राम अपान मोलर मास से नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अगर है तो हमें इससे मोलैरिटी मिल जाती है। कभी कभी हम ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मास, यानी सॉल्यूट का मास गिवन है तो नंबर ऑफ यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास से ये निकाल लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में गिवन होता है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे मोलैरिटी निकालने के कई तरीके हैं। इसकी जो यूनिट निकल के आएगी यहाँ पर देखा जाए मोल पर लीटर यूनिट मोलैरिटी की निकल कर के आ जाएगी। इसी से मिलता जुलता एक और फैक्टर अपना है मोलैरिटी। अब इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट से के कंपेयर में हम नंबर ऑफ मोल को लेकर चलेंगे, और सोल्यूशन बनने में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहते हैं। अगर कभी सोल्यूशन का मास गिवन है तो हमें सॉल्यूट का मास माइनस करके ही सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। इसके लिए स्मॉल m यूज़ करते हैं। स्मॉल m के लिए यहाँ पर देखा जाए पहले तो हम वही ले लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और अपान देखा जाए यहाँ पर मास हमें लेना होता है मास ऑफ वो भी सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इस सिंपल फार्मूले से हम मोलैरिटी निकालेंगे। इसकी यूनिट जो निकल के आएगी देखा जाए यूनिट यहाँ पर मोल पर किलोग्राम, ये मोलैरिटी की यूनिट आएगी। ध्यान देना है कि जहाँ कहीं पर भी कंसंट्रेशन टर्म में हमें वॉल्यूम कंसिडर नहीं करना पड़ता है वो टर्म टेम्परेचर से चेंज नहीं होते। मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर से अनअफेक्टेड पार्ट है, कंसंट्रेशन टर्म है, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर से इफेक्ट होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आएंगे। सबसे लास्ट पार्ट की तरफ चलना चाहेंगे, मोल फ्रैक्शन। देखने से लग रहा है फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। अगर हमें मान लीजिए कि नंबर ऑफ अगर हम यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर लेके चलें, मान लीजिए इसको हमने N1 ले लिया, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर यहाँ पर सॉल्वेंट अगर यहाँ पर देखा जिसको हम N2 लेके चलें, तो अगर मोल फ्रैक्शन अगर अपने को निकालना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना होता है तो यहाँ पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल N1 है और टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 है। इस फार्मूले से हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर अपने को निकालना होता है
तो इस केस में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को हमने m2 मान रखा है और टोटल नंबर ऑफ मोल n1 प्लस n2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला करके हमेशा यूनिट आएगी, 1 आएगी। अगर मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दिया जाए, देखिए n1 अपान n1 प्लस n2 प्लस n2 अपान n1 प्लस n2। आपको देखने से लग रहा है कि टोटल वैल्यू n1 प्लस n2 अपान n1 प्लस n2 आएगी। क्या आएगी वैल्यू? 1। तो किसी भी न्यूमेरिकल में या कहीं पर भी अगर हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लिया और सॉल्वेंट का निकालना चाहें तो 1 में से सॉल्यूट को माइनस कर दें, सॉल्वेंट मिल जाएगा। या सॉल्वेंट अगर अपने को मिल चुका है तो हम 1 में से माइनस करके सॉल्वेंट वाली वैल्यू से फिर हमें सॉल्यूट ऑब्टेन हो जाएगा। थैंक यू। इसके आगे के वीडियो में जो इससे पहले वाले जो क्लास वीडियो बने हैं उसमें क्वेश्चंस और हर चीज़ अवेलेबल है, आप लोग उसके थ्रू जाए ना। कोई डाउट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका डिस्कशन किया जाएगा। बाकी और अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो सेकंड चैप्टर का बनेगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो कमेंट में आप बताइएगा या फ़ोन भी कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।